भारत के इतिहास में कई ताकतवर और ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन शायद ही किसी का प्रभाव इतना गहरा रहा हो जितना कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस आयरन लेडी की कहानी के पन्नों को पलटेंगे, जिनके कुछ फैसलों ने उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया और कुछ फैसलों ने देश को उसके सबसे काले दौर में धकेल दिया। इस पूरे सफर को समझने के लिए सीधे चलते हैं उस खौफनाक दिन पर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जो कत्लेआम उसके बाद हुआ वो सभ्य समाज के लिए एक बुरा सपना था। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का ये अंश खुद बयां करता है कि 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था। देश की राजधानी की सड़कों पर एक ऐसी अराजकता फैल गई थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस दुखद अंजाम तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। आखिर सत्ता, संघर्ष और विवादों का वो कौन सा बारूद था जिसने इस विस्फोट को जन्म दिया। भाग 1, आयरन लेडी का उदय और सत्ता पर नियंत्रण। ये कहानी है एक स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी नेता के उदय की और कैसे उन्होंने शुरुआत से ही सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने से लेकर 1966 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, उनकी ये रफ्तार वाकई असाधारण थी। लेकिन असली राजनीतिक दाव तो 1969 में खेला गया। उन्होंने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि अपने विरोधियों को पछाड़ने और खुद को जनता के सच्चे हमदर्द के रूप में स्थापित करने की एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। और फिर आया वो नारा, गरीबी हटाओ। ये कोई आम लोक लुभावन नारा नहीं था, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। वामपंथी नीतियों की ओर इस झुकाव और उनकी करिश्माई अपील ने उन्हें समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का अपार समर्थन दिलाया। नतीजा ये हुआ कि 1971 के चुनावों में उन्हें एक ऐसी ऐतिहासिक जीत मिली जिसने उन्हें सरकार पर लगभग पूर्ण अधिकार सौंप दिया। भाग 2, युद्ध और हथियार, उपमहाद्वीप का नया नक्शा। घरेलू राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद उनका ध्यान गया विदेशी मामलों की ओर। यहाँ दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति और नेतृत्व के कड़े तेवर देखे। 13, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। सोचने वाली बात है कि एक पूरी सैन्य ताकत को घुटनों पर लाने में भारतीय सेना को केवल 13 दिन लगे। ये युद्ध की गति और नेतृत्व की स्पष्टता का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस रणनीतिक गति का अंजाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ और ढाका बनी उसकी राजधानी। इस जीत ने अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की परवाह किए बिना उन्हें एक अजेय कमांडर के रूप में स्थापित कर दिया। समर्थकों की नज़र में वो अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि शक्ति का एक रूप बन चुकी थीं। लेकिन कूटनीति और शक्ति का ये प्रदर्शन यहीं रुकने वाला नहीं था। सामरिक स्वायत्ता हासिल करने के लिए एक गुप्त सफर शुरू हुआ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1969 से प्लूटोनियम इकट्ठा किया गया, 1972 में औपचारिक मंजूरी मिली और अंततः 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ। पूर्ण गोपनीयता के साथ उठाया गया ये कदम भारत के लिए एक बेहद साहसिक प्रयास था। भाग 3, आपातकाल का दौर, लोकतंत्र निलंबित। अब हम भारतीय लोकतंत्र के उस सबसे विवादित और अंधेरे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां इस असीमित सत्ता पर अचानक एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। जरा सोचिए, क्या होता है जब जनता के भारी जनादेश को अदालतें अचानक शून्य घोषित कर दें। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने ठीक यही किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के अनुचित इस्तेमाल के आरोप में उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया और तो और 6 साल तक कोई भी सरकारी पद संभालने पर रोक लगा दी गई। ये वो दौर था जिसमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखीं। एक तरफ वो लोकप्रिय नेता जिसने भारी जनादेश से गरीबी मिटाने का वादा किया था, और दूसरी तरफ अदालत के फैसले के बाद उठाया गया वो अप्रत्याशित कदम, राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सलाह देना। एक लोकतांत्रिक नेता का अधिनायकवादी शासन की ओर ये एक नाटकीय और चौंकाने वाला मोड़ था। जून 1975 में लागू इस आपातकाल के दौरान बेहद सख्त कदम उठाई गई। मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई, विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा और अनिवार्य नसबंदी जैसे कड़े फैसले लागू हुए।
इन उपायों ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया। पूरे देश में खामोशी और डर का माहौल था, मानो राजनीतिक विरोध को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा हो। 21 महीने, पूरे देश ने 21 महीने तक इस आपातकाल के भारी साये में अपना वक्त बिताया। फिर अचानक 1977 में आपातकाल हटाकर चुनाव कराने का फैसला किया गया। नतीजा क्या हुआ? सत्ताधारी पार्टी की करारी हार। लेकिन राजनीतिक पटल से उनका जाना स्थायी नहीं था। 1980 में वे फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आईं। भाग 4, स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1980 के दशक की शुरुआत में देश की आंतरिक स्थिति फिर से गंभीर होने लगी। इस बार पंजाब में एक बड़ा संकट पनप रहा था, एक ऐसा संकट जिसकी कीमत अंततः प्रधानमंत्री को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1982 से 1984 के बीच चरमपंथियों द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र खालिस्तान की मांग तेज हो गई। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र समर्थकों ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया। जब बातचीत के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए और स्थिति नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो गई, तो अंततः सेना के हस्तक्षेप को अधिकृत कर दिया गया। और फिर आया जून 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने टैंकों और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया। इससे पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर को भारी नुकसान पहुंचा और बड़े पैमाने पर निर्दोष तीर्थयात्रियों और सैनिकों की जान गई। इस सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय को गहरे आघात और गुस्से से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की कड़ी आलोचना हुई। भाग 5, हत्या, 31 अक्टूबर 1984। ये वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस अध्याय को हम भारी मन और पूरे सम्मान के साथ देखते हैं। सुबह 9:20 नई दिल्ली में भारत की प्रधानमंत्री को उन्हीं के 2 सुरक्षा गार्डों द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया गया। उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बचाया नहीं जा सका। जैसे जैसे ये खबर बाहर आई, पूरे देश में एक भयानक सदमे की लहर दौड़ गई। भाग 6, त्रासद परिणाम, देश जल उठा। एक दिग्गज नेता के पतन की इस खबर ने एक ऐसी विनाशकारी हिंसा को जन्म दिया जिसने पूरी राजधानी को अपनी आग में लपेट लिया। लेकिन जब मौत की आधिकारिक घोषणा हुई तो सड़कों पर असल में क्या हुआ? ये सिर्फ एक नेता की मौत का शोक नहीं था, ये एक ऐसी खौफनाक और नियोजित हिंसा का आरंभ था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट इस भयावह घटनाक्रम को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज करती है। 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक ही उग्र भीड़ ने सिखों को बसों से खींचना शुरू कर दिया था। शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति के काफिले पर पथराव हुआ और 1 नवंबर आते आते संगठित भीड़ ने सुनियोजित तरीके से एक खास समुदाय को निशाना बनाना और कत्लेआम करना शुरू कर दिया। 2733 आहूजा कमेटी की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच अकेले दिल्ली में मारे गए सिखों की ये संख्या है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक अकल्पनीय मानवीय त्रासदी का सीधा सीधा प्रमाण है। आखिर ये कत्लेआम इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो पाया? जवाब है प्रशासन की पूरी तरह विफलता। पुलिस का रवैया बेहद उदासीन और लापरवाह था। सेना को बुलाने और तैनात करने में घातक देरी हुई। आधिकारिक रिपोर्टें इस ओर भी इशारा करती हैं कि स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने भीड़ को भड़काने में भूमिका निभाई। राज्य मशीनरी अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही थी। आज का ये विश्लेषण हमें एक गहरे और अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असीमित सत्ता स्वाभाविक रूप से असीमित त्रासदी की ओर ले जाती है? आयरन लेडी की कहानी बेहद जटिल है। एक तरफ शानदार कूटनीति और देश को मजबूत करने की अदम्य इच्छा शक्ति, और दूसरी तरफ ऐसे फैसले जिन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया और अंततः एक अपूर्णीय मानवीय क्षति का कारण बने। इन तथ्यों पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ अतीत के पन्ने नहीं हैं, ये सत्ता और उसके परिणामों को समझने का एक